काली बहू का पार्टी में बना मजाक। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, आखिर मेरे आरिफ की बहू भी आ गई। ये कहानी एक सीधी सादी मासूम देहाती लड़की रागिनी की है, जो कि रंगरूप से काली होने के कारण अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेलती है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आरव नाम का एक अमीर लड़का आता है जो उसे बेहद प्यार करता है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, पर आगे क्या होगा? क्या रागिनी अपने ससुराल में अपनी गोरी जेठानी के साथ खुश रह पाएगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ माँ जी, आ तो गई, लेकिन हमारी देवरानी कितनी काली है। कहाँ ये और कहाँ हम, गोरी सी। तीवर जी, आपको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि अपनी जैसे रंगरूप की पत्नी ले आऊं? वही तो, अब देवर जी आप कहीं देवरानी जी के साथ बाजार या मॉल घूमने, मूवी देखने जाओगे तो कितने लोग आपको ताना देंगे और आपको काली पत्नी वाला कहेंगे। अरे आप ये छोड़ो, हम 5 बहू का संगठन बनाकर कैसे चलेंगी, क्योंकि उसमें तो ये काली देवरानी सी अलग सी चमकेगी। देवरानी जी, आपने फेयर एंड लवली नहीं लगाया? क्यों? कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी आपको, और उससे भी असर नहीं पड़ा तो फेयर एंड हैंडसम दे दूंगी, लड़कों की गोरी करने वाली क्रीम। बस भाभी, और कुछ मत कहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर रागिनी के साथ जीवन बिताने का वादा किया है। समझ आया तुम चारों बहू को, भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। हाँ, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि बहू बहुत अच्छी है। अब सब अपने अपने कमरे में जाओ। फिर थकान की वजह से सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब रागिनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है तो देवयानी कहती है, वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। लगता है जैसे माँ देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम पर। बिल्कुल स्वाद अनुसार ही है सारे मसाले। ये लो तुम्हारा शगुन, ये मेरा पुश्तैनी हार है। शुक्रिया माँ जी। वो क्या है ना, मैंने बहुत जल्दी खाना बनाना सीख लिया था, इसीलिए मुझे सब बनाना आता है। देख रही हो दीदी, कैसी सासू माँ इस काली बहू को तारीफ करे जा रही हैं और खाने पर खाना खाया जा रही हैं। हाँ हाँ, छोटी सब देख रही हूँ। हमें तो शगुन में चांदी का सिक्का थमा दिया और उसे पुश्तैनी हार दे दिया। सच बताऊं तो मेरी आंखें ये मंजर देख नहीं पा रही। लगता है माची को काली बहू ज्यादा ही पसंद है, इसे तो अब हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। तुम चारों क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। काली बहू अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभालती है, लेकिन जेठानियां उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अक्सर उसे कोई ना कोई काम देती रहती थी। ऐसे ही एक दिन आकृति रागिनी से कहती है, रागिनी ये क्या है? ना बहुत दिनों से तुमने डस्टिंग की, हम तो वैसे भी करते ही रहते हैं। तो ये रसोई घर है, बर्तन बहुत गंदे हो रहे हैं, तुम सारे साफ कर लेना। और हाँ, सलोनी के कपड़े ड्राई क्लीनर पर देकर याद से आ जाना। हे भगवान, इतने सारे बर्तन मुझे अकेले साफ करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा, अभी 1 मिनट में सारा काम खत्म कर दूंगी। क्या हुआ, इतने बर्तन देखकर पसीना निकल गया क्या? मैंने तो सुना था देहाती लोग काम करने में काफी माहिर होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो जिठानी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जल्दी से काम खत्म कर दूंगी। फिर आकृति वहां से चली जाती है और रागिनी 2-3 घंटे तक रसोई के बर्तन साफ कर रसोई को चमका देती है और सलोनी की साड़ी ड्राई क्लीन से करवा कर लाती है तो मीनका उसे खाना बनाने का काम देती है। काली देवरानी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं, कितना काम करती हैं आप। वो क्या है ना, मैंने हाथों में नेल आर्ट करवाया है, तो आप सबका खाना बना देंगी। नौकर तो छुट्टी पर चले गए हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी से कर देती हूँ, ये भी काम पूरा हो जाएगा। फिर रागिनी खाना भी बना देती है। वो बहुत थक जाती है, लेकिन चारों गोरी जेठानी उसे परेशान करने से चूकती नहीं थी, उस पर अत्याचार करती थी। जब मन आता गोरी जेठानियां काली बहू का अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के सामने मजाक भी उड़ाती थी और भोली भाली रागिनी को इस बात का पता तक नहीं चलता था। एक दिन रागिनी घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो काफी छींक रही होती है। आच्छो! हे हरि राम, कृष्णा जगन्नाथ प्रेमानंद, ये मुझे कितना जुकाम हो गया है। अरे ये क्या बहू, तुझे तो बहुत छींक आ रही है। ठीक नहीं है ये, तू आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म काढ़ा लेकर आती हूँ। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? चुप कर, मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती हूँ क्या? फिर देवयानी रागिनी के लिए काढ़ा बनाकर लाती है और उसको पिलाने के बाद उसके सर की मालिश भी कर देती है। दरअसल देवयानी अपनी चारों बहू से ज्यादा रागिनी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसका स्वभाव काफी चंचल था। एक शाम पड़ोसन अनीता देवयानी के पास आकर कहती है, हाय देवयानी, कैसी हो?
एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी बेटे की फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। सो अपनी पांचों बहू के साथ मेरे कल घर पर टाइम से आ जाना 5 बजे। या श्योर, व्हाई नॉट। मैं अपनी पांचों बहू को लेकर आऊंगी। फिर देवयानी अपनी पांचों बहू को पड़ोसन के इनविटेशन के बारे में बता देती है। अगली शाम चारों बहू सुंदर सी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो जाती हैं। तभी रागिनी उनसे कहती है, जिठानी जी, आप चारों की साड़ी और मेकअप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। माँ जी ने कहा है बहुत बड़ी पार्टी है तो अच्छे से तैयार हो जाओ, तो आप मुझे तैयार कर देंगी? मुझे ये मेकअप वगैरह आता नहीं है और माँ जी मंदिर से सीधा पार्टी में आ जाएंगी, उनकी चिंता मत कीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें इतना अच्छा तैयार करेंगे कि सब लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे रागिनी। क्या पता हम भी फीके पड़ जाएं तुम्हारी खूबसूरती के आगे। शिवानी, ये तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी शिवानी अपनी तीनों जेठानियों को आंख मारती है। ओह अच्छा 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 रागिनी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आती हूँ। तब तक तीनों जेठानी जी तुम्हारा मेकअप कर देंगी। ठीक है भाभी। फिर तीनों जेठानी उसका जोकर जैसा मेकअप कर देती हैं, बालों को खराब कर देती हैं और चमकीली सी साड़ी पहना देती हैं। ओके, अब तुम तैयार हो गई हो, लेकिन खुद को शीशे में मत देखना, सीधा पार्टी में चलो। हाँ, हम चाहते हैं कि तुम लोगों से अपनी तारीफ सुनो कि कितनी अच्छी लग रही हो। सच में जेठानी जी, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ बहुत। फिर पांचों बहू पार्टी में पहुंच जाती है, जहां अमीर लोग रागिनी को जोकर जैसा मेकअप देखकर उस पर बहुत हंसते हैं, साथ में जेठानियां भी। अरे ये पार्टी में इतनी चमक धमक वाली जोकर बच्चों के लिए बुलाई है क्या? कितना अच्छा मेकअप किया है। कौन है वो मेकअप आर्टिस्ट? OMG, इतना फनी मेकअप देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? ये क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? ये लोग मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हैं? एक तो काली पीली सी है, ऊपर से इतना वाहियात मेकअप। काली देवरानी इसी के लायक है, ऐसे ही मजाक बनना चाहिए इसका। बढ़ाई थी हमसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली। हाँ, अब देख कई सुंदर। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता हुआ देख रागिनी को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए पार्टी से बाहर आ जाती है कि देवयानी उसे देख लेती है। ये क्या बहू, इतना क्यों रो रही है? लगता है मेरी चारों बहू ने फिर कुछ किया है। तभी देवयानी की पुरानी नौकरानी शीला पार्टी का सारा हाल उसे बता देती है। फिर देवयानी अपनी बहू का मेकअप हटाकर पार्टी में ले जाती है। आकृति, मेनका, शिवानी, सलोनी, ये सब क्या है? इतना बड़ा मजाक तुम कैसे कर सकती हो? इतने लोगों के सामने, वो भी अपनी ही देवरानी का। क्या उसने कभी तुम्हारे साथ गलत भी किया है जो तुमने उसकी पूरी पार्टी में मजाक बनवा कर रख दिया? उस बेचारी ने सिर्फ तुमसे मेकअप करने को तो कहा था, उसके लिए तुमने ऐसा किया? माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो, और कितना झूठ बोलोगी मुझसे तुम चारों। मेरी बहू भले ही काली है, लेकिन उसका दिल तुम चारों से काफी ज्यादा अच्छा है। इतना भी अपने गोरेपन का घमंड नहीं होना चाहिए किसी में भी। तुमने रागिनी का दिल दुखाकर मेरा दिल दुखाया है, इसलिए तुम चारों को मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर देवयानी रागिनी को अपने साथ ले जाती है। तभी उसकी चारों बहू उसके पैर पकड़कर सबके सामने माफी मांगती हैं। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन घर से मत निकालिए। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी भूल का पछतावा है। आज के बाद माँ जी हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, माँ जी से बोलो ना। माँ जी, चारों जेठानी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए माफ कर दीजिए उन्हें। ठीक है बहू, लेकिन सिर्फ तेरे कहने पर। इस तरह चारों घमंडी जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रागिनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। दुर्गेश बेटी, अगर तुमने पूजा कर ली हो तो मेरे घर आ जाओ। तुम्हें तो पता है मेरी बेटी की सगाई है और मेहंदी लगवानी बहुत जरूरी है। हमारी मेहंदी आर्टिस्ट आई नहीं है। तुम्हें आती है ना? मेहंदी लगा दोगी ना? हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहंदी लगा दूंगी। फिर दुर्गेश अलका के कहने पर उसकी बेटी की मेहंदी लगाने चली जाती है, जहां वो उसकी बेटी को बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है और सब लोग उसकी मेहंदी के डिजाइन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जिससे आसपास के गांव के लोग भी अब दुर्गेश से मेहंदी लगवाने आते हैं। साथ ही वो उस घर में नौकरानी का काम भी करती थी, क्योंकि वो एक गरीब घर से थी।
उसके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए घर को चलाने के लिए वो लोगों के घर में झाड़ू पोंछा भी करती थी। दिन गुजरते हैं। फिर उसके माता पिता एक गरीब ससुराल में दुर्गेश की शादी आलोक से करवा देते हैं, जहां उसकी सास ससुर और ननंद उसका बहुत ख्याल रखते थे, उससे प्यार करते थे। एक दिन दुर्गेश चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो उसका हाथ जल जाता है। आह, इसे भी अभी जलना था, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद जल जाता। अब खाना कैसे बनाऊंगी? ओहो भाभी, ये क्या, आपने अपना हाथ जला लिया। अब खाना मैं बना लूंगी, आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं दीदी, मैं खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, जरा सा हाथ जला है बस। नहीं भाभी, मैं खाना बना लूंगी, वैसे भी आप हमेशा काम करती हो, कभी मुझे भी करने दीजिए ना। तुम दोनों गप्पे लड़ाओ, आज का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं माँ, आप भाभी के साथ बैठ जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। चुप करो, बिल्कुल भी सुनती नहीं हो मेरी बात। जाओ, या दोनों के अभी कान पकड़ूं। दुर्गेश, तुझे मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, आप बना लीजिए खाना, और आपके हाथ से ही खाना खाऊंगी अब मैं। ठीक है मेरी लाडो रानी। देख रही हूँ मैं माँ, भाभी के आते ही अब आप उन्हें ज्यादा लाडो रानी करती हैं, ना कि मुझे। करूंगी ही, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर आलोक भी आता होगा, और तुम्हारे बापूजी को भी दवाई खानी है। ठीक है माँ। फिर गायत्री खाना बना देती है और घर के सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा माँ, मैंने खाना खा लिया है, पर कभी अपने इस बेटे को भी अपने हाथों से खिला दिया करो। बहू पर बहुत ज्यादा प्यार बरसा रही हो आजकल। तो क्या हुआ, तुझे भी तो मैं प्यार करती थी, खाना खिलाती थी। अब मेरी बहू की बारी है, वो इतने अच्छे से घर को संभालती है। अरे ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाग्यवान। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल, इतने अच्छे बाबूजी, आप और आलोक और ननंद जी मिले हैं। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा, मैं कह रहा था, कल मुझे जल्दी जाना है कारखाने में। वहां की दीवार कमजोर हो गई है, तो मालिक ने कहा था पहले उसे बनवा लो फिर काम करना, तो उसको देखने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से जाना। इस तरह गपशप के बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह आलोक कारखाने में जल्दी पहुंच जाता है, जहां मिस्त्री टूटी हुई दीवार को ठीक कर रहा था, पर वो दीवार गिर जाती है, जिसमें आलोक के दोनों हाथ और कंधे में चोट लग जाती है। तभी उसका मालिक फौरन अस्पताल उसे लेकर जाता है, जहां डॉक्टर कहता है, इनके तो दोनों हाथ और कंधों में चोट आई है, कम से कम 3 महीने तक ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं काम कर लूंगा, आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरा दर्द बंद हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हड्डियों में लगी है, और तुम जानते हो कारखाने में वजन वाला काम होता है, इसलिए तुम घर पर आराम करो। हे भगवान, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं ही तो था एक कमाने वाला, और मैं भी इस हाल में पहुंच गया। चलो घर छोड़ देता हूँ। फिर उसका मालिक आलोक को घर छोड़ देता है, जहां घर वाले आलोक की हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं और दुर्गेश रोने लगती है। 1 महीना बीत जाता है। आंखों में आंसू लिए दुर्गेश माता रानी की पूजा करती है। हे माता रानी, आपने मेरे आलोक जी के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी हो गई थी जो मेरे घर के इतने बुरे हालात हो गए? अब तो कोई ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और नवरात्रि भी है, पूजा का सामान कहाँ से लाऊंगी? बहू, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, थोड़ा सस्ता सामान ले आइयो, जिसे चौकी लगा दे और नारियल भी आ जाए। फिर अगले हफ्ते नवरात्रि आती है। घर के सभी लोग माता रानी की पूजा करते हैं। कुछ देर बाद नंद पाखी आती है और कहती है, भाभी, आपको पता है नवरात्रि के पहले दिन मेहंदी लगाना शुभ होता है, और मुझे मेहंदी लगानी है, लेकिन पैसे नहीं हैं, और मैंने सुना भी है कि आपको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, पास के जंगल में मेहंदी के पत्ते हैं, उसे तोड़कर ले आती हूँ, फिर मैं आपकी मेहंदी लगा दूंगी। मैं भी चलूंगी अब भाभी, और उसको पीस दूंगी, फिर आप लगाना। फिर दोनों गरीब नंद भाभी पास के जंगल में मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाती हैं, जिसे पाखी पीसकर कोन में भर लेती है। फिर दुर्गेश नंद के हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा देती है। आंगन में मेहंदी लगाता हुआ देख आसपास के लोग भी दुर्गेश की लगाई मेहंदी की तारीफ करते हैं। वाह भाभी, आपने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, क्या बताऊं, आप मेहंदी आर्टिस्ट को फेल कर दोगी। दुर्गेश बेटी, तुमने काफी सुंदर मेहंदी लगाई है, मेरे भी हाथों पर लगा दो, मैं इसके तुम्हें पैसे दे दूंगी।
मेरी भी लगा दी ना, मुझे समय ही नहीं मिला लगाने का। ठीक है, मैं आप सबको मेहंदी लगा दूंगी। फिर दुर्गेश अपने आस पड़ोस की औरतों को मेहंदी लगा देती है, जो कि बदले में उसे पैसे देती हैं। भाभी, जब आप मेहंदी लगा रही थी तो मुझे एक आइडिया आया। आपके पास इतना अच्छा हुनर है तो आप नवरात्रि के खत्म होने पर रोज मेहंदी लगाकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। इससे हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा। हाँ दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छी तरकीब बताई है, और खर्चा भी नहीं होगा। जंगल से ही मेहंदी के पत्ते ले आएंगे। ये कहकर दोनों ननंद भाभी जंगल से मेहंदी के पत्ते ले आती हैं, जिन्हें ननंद पीस कर मेहंदी के कोन भर लेती है। और अगले दिन से बहुत सारे लोग दुर्गेश से अलग अलग डिजाइन की मेहंदी लगवाते हैं, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है और कमाई भी। फिर नवरात्रि के आखिरी में उनसे कोई भी मेहंदी नहीं लगवाता, तो दोनों ननंद भाभी नवरात्रि के गरबा आयोजन में चले जाते हैं, जहाँ एक परेशान आदमी कहता है, ओहो, अब क्या होगा? मेहंदी मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही नहीं आई। अगर टाइम पर गरबा करने वाली लड़कियां तैयार नहीं हुई तो गरबा आयोजन शुरू कैसे होगा? लोग तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। टिकट बिक चुकी है। अरे कोई है जो मेरी मदद कर दे, जो मेकअप और मेहंदी दोनों को अच्छे से करता हो? मैं उनके काम के पूरे पैसे हाथों हाथ दूंगा। मुझे लगता है भाभी, माता रानी ने हमें इसीलिए यहाँ पर भेजा है। मुझे मेकअप करना आता है और आपको मेहंदी लगाना। वैसे भी भैया के इलाज के लिए तो हमें पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। सुनिए भाई साहब, हमें मेहंदी लगानी आती है और मेकअप करना भी। आप बस बताइए कहाँ चलना है। ठीक है, जल्दी से आप मेरे साथ चलो। फिर 2 घंटे में ननंद और भाभी गरबा आर्टिस्ट को मेकअप और मेहंदी लगाकर तैयार कर देती हैं। अरे सुनिए, मेरी मेहंदी लगाना भूल गई हैं आप। मेरे हाथों पर गरबा करती हुई लड़कियों को आप बना देंगी? वो बहुत जरूरी है आज के गरबे के लिए। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। फिर दुर्गेश उस लड़की के भी हाथ पर गरबा वाला मेहंदी का डिजाइन बना देती है। उसके बाद सारी लड़कियां स्टेज पर गरबा करती हैं, जिसके आयोजन में आए हुए लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और आयोजन खत्म होने के बाद हंसमुख दोनों ननंद भाभी की तारीफ करते हुए कहता है, सच में आज तुम दोनों ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं इतने सारे लोगों को क्या मुंह दिखाता। ये लो 50,000 रुपए तुम्हारी मेहनत के। सच में तुमने बहुत बारीक और अच्छी मेहंदी डिजाइन बनाई है, बहुत लोगों को पसंद आई है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने कर दिखाया। शुक्रिया माता रानी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। खुशी से दोनों ननंद भाभी फूले नहीं समा रही थी। फिर दोनों घर आकर सबको सब कुछ बताती हैं, जिससे घर वाले खुश हो जाते हैं। और उन आधे पैसों से दुर्गेश अपने पति का इलाज करवाती है और आधे पैसों से ब्यूटी पार्लर खोलती है, जहां दोनों ननंद भाभी मेहंदी और मेकअप लगाकर अपने घर का खर्चा चलाती हैं। और इतनी तरक्की पर पहुंच जाती हैं कि 1 साल बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके पास मेहंदी और मेकअप लगवाने के लिए आते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे माता रानी अपने हर भक्तों को बुरे समय से उबार लेती हैं। इसीलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए और खुश रहिए। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को।